जैसे जैसे आप जीवित प्रणालियों को और करीब से देखना शुरू करते हैं, यह बात उतनी ही स्पष्ट होती जाती है कि जीवन की यह व्यवस्थितता संरचनात्मक स्तरों के एक पदानुक्रम मनु होती है। पदानुक्रम से सीधा सा तात्पर्य है कि जीवित प्रणालियां विभिन्न पैमानों या आकारों में व्यवस्था प्रदर्शित करती हैं, जो अणुओं के सबसे छोटे आकार से शुरू होती है और पूरे ग्रह के पैमाने तक जाती है। जीवित प्रणालियां मूल रूप से व्यवस्थित होती हैं और छोटी, सरल इकाइयों से लेकर बड़ी, जटिल इकाइयों तक एक पदानुक्रमित क्रम बनाती हैं। सबसे छोटी जैविक इकाइयों से शुरू करते हुए अणु वे हैं जहां जीव विज्ञान भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ सबसे निकटता से जुड़ता है। कोशिकाएं अणुओं का विशेष रूप से व्यवस्थित संग्रह होती हैं। कोशिकाओं के व्यवस्थित संग्रह से ऊतक और अंग बनते हैं, जो मिलकर जीव बनाते हैं। एक ही प्रकार के जीव जनसंख्या कहलाते हैं और एक ही भौगोलिक स्थान पर विभिन्न प्रकार की जनसंख्याओं का संग्रह समुदाय कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र भूभौतिकीय प्रक्रियाओं द्वारा एक साथ जुड़े समुदायों का संग्रह होते हैं। जीवमंडल किसी ग्रह पर सबसे बड़ा संभव पारिस्थितिक तंत्र है और उस ग्रह पर सभी जीवन को समाहित करता है। जीवमंडल, यद्यपि इस पदानुक्रम का प्रत्येक स्तर अपने से पहले के स्तरों पर आधारित है, फिर भी संगठन के प्रत्येक स्तर में ऐसे गुण होते हैं जिनका अनुमान छोटे स्तरों की जांच करके नहीं लगाया जा सकता। इन्हें आकस्मिक गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स किस प्रकार कार्य करते हैं, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन यह समझ स्मृति या भावना जैसे उच्च मस्तिष्क कार्यों की भविष्यवाणी या व्याख्या नहीं करती है। उभरते गुणों का एक परिणाम यह है कि किसी भी जीवित प्रणाली को गहराई से समझने के लिए आमतौर पर सभी पदानुक्रमिक स्तरों पर प्रणाली की जांच करना आवश्यक होता है। हालांकि जीवन कैसे काम करता है, यह समझने में संगठन के दो स्तर विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है जीव। जीव, जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आमतौर पर संगठन का वह स्तर होते हैं जहां प्रजनन होता है और इसलिए प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास के अधीन होते हैं। आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो प्रजनन के दौरान सूचना के हस्तांतरण के माध्यम से एक जनक जीव से उसकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। हालांकि यह असंभव है कि सूचना की प्रत्येक प्रतिलिपि समान हो, क्योंकि प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं। यहां तक कि आधुनिक डीएनए अपनी त्रुटि निवारण तंत्रों के साथ त्रुटियों से ग्रस्त है। जब त्रुटियां होती हैं, तो संतानें एक दूसरे के समान नहीं होंगी, जिससे भिन्नता उत्पन्न होगी। चूंकि त्रुटियां यादृच्छिक होती हैं, इसलिए भिन्नताओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। भिन्नता का एक परिणाम यह है कि उदाहरण के लिए कुछ जीव संसाधनों को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में दूसरों की तुलना में बेहतर हो सकते हैं। जैसे जैसे एक ही स्थान पर जीवों की संख्या बढ़ती है, वे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। जिन संतानों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में बेहतर बनाती हैं, वे अधिक बार प्रजनन करेंगे और अंततः कम लाभकारी विशेषताओं वाले जीवों की तुलना में संख्या में अधिक होंगे। विविधता और प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास की ओर ले जाती है। वे विशेषताएं जो जीवों को संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में बेहतर बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं। आधुनिक जीव प्रणालियों को मोटे तौर पर विकासवादी प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुकूलनों के संग्रह के रूप में समझा जा सकता है। चूंकि जीव प्रजनन करते हैं, इसलिए प्राकृतिक चयन किसी जीव के घटकों या व्यक्तिगत जीवों के समूहों के बजाय व्यक्तिगत जीवों पर कार्य करता है। जीवन कैसे काम करता है, यह समझने के लिए कोशिका संगठन का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर है, दो कारणों से। कोशिकाएं जैविक संगठन की सबसे छोटी इकाइयां हैं जिन्हें पूर्ण जीव प्रणालियां माना जा सकता है।
जीवन में अंतर्निहित आणविक प्रक्रियाओं की कई विशेषताओं को इस संदर्भ में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वे कोशिका में कैसे और कहाँ घटित होती हैं। बहुकोशिकीय जीव कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग कार्य होते हैं। हालांकि प्रत्येक विशिष्ट कोशिका कार्य को कोशिकीय स्तर पर समझने की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं अपनी पैकेजिंग के कारण भी महत्वपूर्ण हैं, अर्थात अंदर को बाहर से और विभिन्न प्रकार के अणुओं को एक दूसरे से अलग करने की उनकी क्षमता। जीवन का रसायन जटिल है, यही रसायन आधुनिक जीवन की जटिलता को संभव बनाता है। कोशिकाओं द्वारा प्रदान की गई पैकेजिंग और पृथक्करण एक ही जीव में कई विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं को सहअस्तित्व में रहने की अनुमति देता है। कोशिकाओं को दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स संरचनात्मक रूप से सरल होते हैं, जिनमें बहुत कम या कोई आंतरिक विभाजन नहीं होता। वे लिपिड से बनी एक एकल कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय जीव हैं, हालांकि वे कभी-कभी बड़े समूहों में एक साथ पाई जाती हैं। बैक्टीरिया आधुनिक प्रोकैरियोट्स की विशेषता है। यूकेरियोट्स कई आंतरिक कक्षों वाली अधिक जटिल कोशिकाएं होती हैं। सभी बहुकोशिकीय जीव यूकेरियोट्स होते हैं, हालांकि कुछ यूकेरियोट्स एक कोशिकीय भी होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के आंतरिक कक्षों को कोशिकांग कहते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी लिपिड झिल्ली होती है। कोशिकांग के कार्यों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सूचना प्रसंस्करण, ऊर्जा प्रसंस्करण और रासायनिक उत्पादों की पैकेजिंग। नाभिक सूचना प्रसंस्करण से सबसे अधिक जुड़ा हुआ कोशिकांग है। यह दो झिल्लियों नाभिकीय आवरण से घिरा होता है। इस आवरण में इनपुट और आउटपुट के लिए छिद्र होते हैं। नाभिक में डीएनए के लंबे एकल तंतु होते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो शर्करा को तोड़ते हैं, और क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे शर्करा में संग्रहित करते हैं, ऊर्जा प्रसंस्करण से जुड़े हैं। केवल पादप कोशिकाओं और कुछ एक कोशिकीय जीवों में ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की अपनी आंतरिक संरचनाएं और डीएनए होते हैं। पैकेजिंग अंगों के समूह को सामूहिक रूप से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। इसका सबसे प्रमुख अंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह प्रणाली समग्र रूप से जैविक कंटेनरों का एक संग्रह है, जो किसी रासायनिक निर्माण संयंत्र की तरह रसायनों को स्थानांतरित, पृथक, पैक और परिवहन कर सकता है।